बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम भी हमारा किसी तरह से इकॉनमी से भी रिलेटेड है और यूथ से भी के मसाइल से भी पे भी हम आज फोकस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो इस वक्त मेरे पास जो बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से आ रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जानिब से आ रहे की वजह से आ रहे हैं कि इस वक्त इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की का बिज़नेस कम्युनिटी ने मुकम्मल तौर पर बाइकाट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आईपीपीज़ की वजह से शायद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स उसको भी डिक्लाइन होना पड़े। और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से हालिया नेपरा ने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं, पाँच रुपये कुछ पैसे जो बढ़ाए हैं नेपरा की जानिब से बढ़ाए गए पैसे, वो भी एक तरह से आवाम के ऊपर एक महंगाई का एक नया तूफ़ान बरपा होगा। बल्कि हालिया बजट जो हमारा आया है 2024-25 का, वो मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो वो उसको बिज़नेस कम्युनिटी ने एंटी एक्सपोर्ट, एंटी बिज़नेस और आवाम के ख़िलाफ़ जो है वो करार दे दिया है इस बजट को। और बजट मंजूर भी हो चुका है। अब 20 तारीख के बाद देखें कि जनाब के इलेक्ट्रिक के जो नर्ख हैं उनका क्या फ़ैसला होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉम्पीट नहीं कर सकती है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ। कि अगर आप देखें तो बांग्लादेश में या और हमारे जो दूसरे नियर बाई रीजन है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आप उधर अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम है पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। हालांकि इससे पिछली हुकूमत के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की भी बात की गई थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को पर हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करेगी और इससे कारोबारी हजरात को और ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रेड फैसिलिटेट नहीं हो पा रही है और ट्रेड इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और आने वाले वक्तों के अंदर जो है हमारी इस बात का ज़रूर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके शट डाउन होना होंगी। और वो शट डाउन होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो एनर्जी क्राइसिस है और एनर्जी क्राइसिस की वजह से ही सब चीज़ें हो रही हैं। और हाल ही में एक अच्छा इकदाम किया गया है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से अगर आप देखें ड्यूटीज़ को बढ़ाने के लिए एक इकदाम ये भी किया गया है हमारी आर्मी चीफ की जानिब से, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। यानी जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामला को बेहतर करेगा बल्कि बैरूनी हालात को भी ज़रूर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बेहतर किया जाएगा उसकी जानिब से, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। और ख़ास तौर से हमारा जो इस वक्त ट्रेड है, ड्यूटीज़ टैक्सेस का निज़ाम है, वो बुरी तरह से जो इस वक्त मुतासर है। और उसके मुतासर होने की जो वजह है वो हमारे यहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो है हमारी वो अफ़गानिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर है वहाँ से माल बाकायदा आसानी से आ जाता है और आसानी से चला जाता है। लेकिन अभी हाल ही में बॉर्डर जो है वो सील कर दी गई है ताकि स्मगलिंग की रोकथाम हो सके। लेकिन फिर भी स्मगलिंग जारी है और वहाँ पर एहतजाज भी कुछ जमातें हैं जो कर रही हैं कि किसी तरह से इस बॉर्डर को खोला जाए। पाकिस्तान अपना नरम गोशा इस तिजारत में पाक ईरान और पाक अफगान तिजारत में पाकिस्तान का नरम गोशा इस वजह से होता है कि जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है वहाँ पर कोई रोज़गार के मौके नहीं है और वहाँ के लोग जो हैं वो इसी तिजारत पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब ये जो नासूर है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और नासूर को फैलने में अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने और अफ़गान महाजरीन ने एक अहम किरदार अदा किया। यही अफ़गान महाजर पाकिस्तान में क्लाशिकोव कल्चर लेकर आए और यही अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मंशियात भी लेकर आए। अब आप मंशियात की तरफ अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे इस वक्त कराची के हर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म के नशे जो हैं दस्तियाब हैं। और अभी 26 जून को हाल ही में पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वर्ल्ड ड्रग्स डे यानी आलमी मंशियात का दिन मनाया गया और इस बात का तय्या किया गया कि हम अपने इस मुल्क से मंशियात का जो है वो खात्मा करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मंशियात आ रही होती है उनका जो बेसिक रूट जो है वो अफ़गानिस्तान है।
हालांकि अफगानिस्तान में खूस की काश्त के ऊपर कुछ अर्से से पाबंदी है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पे स्मगलिंग जारी है और वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के नशे अफगानिस्तान से आते हैं। और ये जो नशे हैं और ये सब जो तिजारत होती है, ये होती है ट्रांजिट ट्रेड के अम्ब्रेला में हो रही है तिजारत ये। और ट्रांजिट ट्रेड पर अभी हाल ही में आर्मी चीफ साहब ने पाबंदी भी लगा दी कि ट्रांजिट ट्रेड को पर उन्होंने मुख्तलिफ पाबंदियाँ इसलिए लगाई हैं ताकि ट्रेड को लीगलाइज किया जाए और ड्यूटीज और टैक्सेस जो हैं वो लिए जाएं। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अभी 2 रोज पहले की बात है कि 2 एफआईआर जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स ने दर्ज की हैं, और वो 2 एफआईआर यही हैं कि बाकायदा से कस्टम्स की जो गारंटी दी जाती है वो फेक गारंटीज बैंक की तरफ से दी गई, और माल जो है उसका आमदोरफ्त हुई पाकिस्तान के अंदर, और माल जो है वो वहां से यहाँ पाकिस्तान आ गया फेक बैंक गारंटीज के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो कोशिश तो की जा रही है कि कम की जाएं और तिजारत को फैसिलिटेट किया जाए, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन बहरहाल इसमें नहाई दुश्वारी का सामना है। और अवाम और ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान की अवाम और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई सिलसिले में कोई ताउन अपना नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो वीज़ा पॉलिसी अफगान्स के लिए इंट्रोड्यूस की है, आप ये समझ लें कि 100 रुपए के अंदर जो है आपको वीज़ा भी दिया जा रहा है पाकिस्तान में दाखिल होने के अफगानिस्तान के लिए। लेकिन क्या वजह है कि अफगान जो हैं वो अपने आप को लीगलाइज और लीगल वे के अंदर ना तिजारत करना चाह रहे, ना पाकिस्तान में लीगल वे में वो एंटर होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में जो है गुज़िश्ता कई बरसों से, यानी कि जब 1970 और 79 में सोवियत एग्रेशन हुआ, जब से अफगान महाजरीन का सिलसिला पाकिस्तान में उनकी आमदोरफ्त जारी है, और यही आमदोरफ्त जो है पाकिस्तान की रिसोर्सेज को, पाकिस्तान के वसाइल पर ये काबिज हो गई। और पाकिस्तान का जो बेशतर वसाइल है, चाहे हमारी गंदम हो, चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे कोई भी हमारे क्रॉप्स हो, वो अफगानिस्तान स्मगल होते रहते हैं। और अफगानिस्तान टोटली जो डिपेंडेंस है वो हमारे वीट के ऊपर है, हमारे अनाज के ऊपर है। और ये एक अरसे से ये सिलसिला जो है ये जारी है, और ये ट्रांजिट ट्रेड की अम्ब्रेला में ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो चले तिजारत हो गई, जो स्मगलिंग जारी है, लेकिन मंशियात का जो जहर है वो इस वक्त नौजवानों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पर मंशियात की लानत आपको नजर ना आए, और मुख्तलिफ नशों से हमारे नौजवान जो हैं वो कर रहे हैं। और इन नशे और इन मंशियात के फैलाव में अफगान्स ने और अफगानिस्तान की बॉर्डर ने पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया है। और ये उसी रास्ते से ज़्यादातर जो है नशे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मंशियात की अशिया जो हैं उसी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। तो आज इस मौजू पर हमने बात करने के लिए बुलाया है डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन को, जो इस मौजू पर बात करेंगी और तफसीलात हमें बताएंगी कि ये जो मंशियात का जहर है किस तरह से पाकिस्तान में फैल रहा है, और किस तरह से कौन कौन इंस्टीट्यूट इससे मुतासिर हो रहे हैं, और ये किस हद तक जो है ये मंशियात का जहर हमारे नौजवानों में दाखिल हो चुका है। तो डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में आई, लेकिन ये प्रोग्राम्स जो हैं ये अहमियत के हामिल इस वजह से, और मज़ीद हम दोबारा इन प्रोग्राम्स को इसलिए करते हैं ताकि इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर किया जाए, और हमारे जो इस वक्त नौजवानों में मंशियात का जहर जो दाखिल हो रहा है और मंशियात बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, किसी तरह से इस मंशियात को कंट्रोल किया जाए। तो आपका बेहद मैं मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस गर्मी में भी आप आई हैं। तो ज़रा कुछ थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि इस बारे में मज़ीद के क्या सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये अफगानिस्तान से ही स्टार्ट हुआ था, और ये 80s ऑलमोस्ट 80 के जमाने में 79 में जब सोवियत एग्रेशन हुआ था तभी से ये सिलसिला, ये जहर क्लाशिकोव का जहर भी, और ग्रेजुअली अब बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हमारे जो टीनेजर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा है। तो जो स्टैटिस्टिक हैं वो तो यूएनओ के तो यही बता रहे हैं कि 6.7 मिलियन है इस वक्त, लेकिन मेरे वो 2022 की रिपोर्ट है, लेकिन वो अभी 2 साल में और बढ़ गया होगा तो 7 मिलियन से ऊपर चला गया होगा। और इसमें से 9% जो है मेल हैं और 2.9% फीमेल हैं। तो अब आप सोच लें कि रेशो फीमेल में भी आ रहा है।
और वैसे मैं पेशेंट भी देखती रहती हूँ, मेरे पास कई पेशेंट आए हैं, मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लेना चाह रही, जो कि यूनिवर्सिटीज के आप नाम ले लें तो अच्छा है, ताकि कम से कम उनके वालिदैन अपने बच्चों पर नजर तो रखेंगे कि जो बच्चे मुतासिब नहीं हुए अभी इस ड्रग से, लेकिन उनके वालिदैन को अगर ये बात पता चलेगी तो उनके वालिदैन जरूर जो है वो अपने बच्चों का ख्याल करेंगे। हाँ, लम्स की कई स्टूडेंट्स आई हैं जो कि ड्रग्स ले रही हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ पीयर प्रेशर, कि सब ले रहे हैं वहाँ तो हम नहीं लेते, तो फिर हम उस कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाते ना, लोनली हो जाते हैं क्योंकि सारे ले रहे हैं। तो यही तालिब इल्म कल्चर का हिस्सा बनने के लिए मंशियात का इस्तेमाल बहुत सारी, एक्चुअली इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये है कि टीनेजर्स जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, सही है, नई चीज क्यूरियोसिटी होती है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो क्यूरियोसिटी की वजह से लेते हैं। फिर पीयर प्रेशर होता है कि सारे, भाई तुम क्या हो जो इतना घबरा रहे हो, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो प्रेशर सारा होता है, उसकी वजह से होता है। फिर स्ट्रेसेस है, घर के स्ट्रेसेस हैं, कॉलेज के स्ट्रेसेस हैं, तो ये बहुत सारे स्ट्रेसेस इमोशनल और सोसाइटी के, तो ये सारी, मतलब एक चीज पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कॉज है, ठीक है ना। और फिर हमारी सोसाइटी के भी सेटअप में 3-4 वो ग्रेडिंग है ना, स्टेट है, कोई अपर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है, तो हर एक के कॉजेज भी थोड़े फर्क है, ऐसा नहीं है कि एक ही हम सब जगह उसको कर देते। टीनेजर में जो एडिक्शन है ना, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें हम कहते हैं समझ बूझ और वो होती है, वो डेवलप हो रहा होता है, और वो मिड-20s के अंदर जाके फुली मैच्योर होता है, और अगर उसमें एडिक्शन स्टार्ट कर दी जाए तो वो डेवलप नहीं होगा सही से। तो आप सोचें कि क्या असर होगा, कि अगर उन्होंने ली है तो उनका तो प्रॉब्लम आ गया ना, ब्रेन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये हमारे, मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम मंशा का इस्तेमाल करेंगे तो हम जरा हाइपर एक्टिव, यानी हमारा ब्रेन जो है वो ज्यादा काम करेगा। हाँ, वो मैं बताती हूँ, ये भी मिसकंसेप्शन नहीं, वो मिसकंसेप्शन नहीं है, मैं इसका बताती हूँ। क्योंकि देखें, आप जब कोई प्लेयरेबल एक्टिविटी करते हैं तो आपके ब्रेन का जो मिड ब्रेन है, उसके अंदर से डोपामीन एक खास किस्म का केमिकल निकलता है, जो कि आपको प्लेयर देता है नॉर्मली भी। लेकिन जब आप ड्रग्स लेते हैं तो वो इतना एक्सेसिवली निकलता है कि आपको, मतलब प्लेयर की एज तक पहुंच जाते हैं, इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचते हैं जब, तो जब इतना प्लेयर मिलेगा तो वो तो उसको यूज करेंगे ना दोबारा से, और वो फिर होता है कि वो ग्रेजुअली प्लेयर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, फिर आपको डोज ज्यादा लेनी पड़ती है, फिर ज्यादा लेनी पड़ती है, तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। इट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम है कि आपको ये रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है, तो इसलिए वो फिर लेते हैं। तो मतलब ये जो रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रही हैं आप, तो मुख्तलिफ नशे, आइस है, जी, सिस्टम वही है, गर्दा है, ये सब जी, आजकल आइस बहुत, यही है सबका यही प्रिंसिपल यही है। हाँ, प्रिंसिपल यही है, बार्बिटरेट्स का शायद थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन बाकी तकरीबन यही है कि वो आपके रिवॉर्ड सिस्टम पे एक्ट करते हैं जाके, और आपको, मतलब आपके पास ये कभी खवातीन नहीं आई कि ब्यूटी पार्लर से भी खवातीन, खासतौर से मैंने ये सुना है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि वो खासतौर से जाती सी वजह से कि उनको एक प्राइवेसी मिलती है और उस प्राइवेसी में वो नशों का इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ किस्म के। हमारे जो पॉश एरियाज है, ब्यूटी सैलून है, वहाँ पर भी इस किस्म का सुना। देखें, इसमें तो अब ये एविडेंस बेस होना चाहिए ना, कि मैं विदाउट एविडेंस बेस तो नहीं कह सकती कि ऐसा। सुनी सुनाई चीजें तो बहुत सारी हैं, नशा तो है, लेकिन क्या फलानी जगह पे है या नहीं, या डेट इज अ डिबेटेबल, सही है ना। लेकिन नशा मिलता है, जहाँ जिसको चांस मिलता होगा वो ले लेते होंगे, वो अवेल करता है। हाँ जी, अगर कोई ब्यूटिशियन चला रही है और नशा कर रही है तो देयर इज अ चांसेस। नहीं, वो तो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि खवातीन जाना इसलिए पसंद करती हैं कि दे गेट द प्राइवेसी अप देयर। और उनको, लेकिन उसके लिए फिर अगर ऐसा है तो फिर हमें कोई रिसर्च या एविडेंस बेस्ड विटनेसेस पैदा करने चाहिए ना। देखें, एक इंसिडेंट्स पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे ऐसे कर रहे हैं। फर्ज कर ले, अगर एक जगह हो रहा है तो आप पूरा शहर में तो नहीं कह सकते ना, तो इसके लिए फिर एविडेंस। वी टॉक अबाउट द मेजॉरिटी के, मेजॉरिटी के अंदर जो है इस तरह की जी, मैं वही कह रही हूँ हैं जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि मेरे पास इसका कोई वो है नहीं है, तो मैं इसके ऊपर नहीं कर सकती। लेकिन जनरली नशा हो रहा है, जहाँ से मिल रहा होगा लोग जाएंगे। चलिए, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर फिजा यास्मीन को हम मजीद कुछ तफसीलात उनसे पूछेंगे इस बारे में। थोड़ी देर बाद आपकी फिर दोबारा हाजिर होता हूँ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जियान साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? मेरी तो बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आप मेरे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते, और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी हाल ही में प्रेस क्लब के अंदर आलमी मंशियात के डे के हवाले से, तो मैं तो बहुत मुतासिर हुआ था। मैं चाह रहा था कि आप जो इश्यूज और जो बातें कर रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से जो है अपने स्टूडियो में डिस्कस करते, तफसीलन डिस्कस करते। खैर बहरहाल जियान साहब, जरा कुछ थोड़ा सा जरा बता दें मंशियात के हवाले से भी क्या सूरत चल रही है पाकिस्तान की। देखिए, मैं तो पहले तो माजरत चाहता हूँ, ये मेरा चूंकि ऑफिस टाइम होता है जब आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया था। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को टाइम दिया। जी जी जी, कोई मसला नहीं। जहाँ तक रहा आपका इशू, और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूंगा कि आपने इतने बड़े इशू पे आपने ये सोचा कि जो पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहा है। मंशियात जो है वो पाकिस्तान की दीमक है। जैसे लकड़ी में दीमक लगती है ना, इसी तरह पाकिस्तान में मंशियात जो है वो रोल प्ले कर रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान, पढ़े लिखे बच्चे, घरों के बच्चे, जवान बच्चे, बूढ़े, औरतें, लड़कियां, ये सारे इस भंवर में फंस गए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी हुकूमत उस तरह से काम नहीं कर रही। नारे बहुत सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो नारे बहुत सुने हैं। हर बंदा कह रहा है। सिंध गवर्नमेंट में भी वज़रा जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि हम जो है ना वो सारी चीजों को रोकेंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि रोड पे खड़े हुए मोटरसाइकिल वालों को रोक के, जो मजदूर सुबह निकलते हैं, शाम को जो जाते हैं, क्योंकि ये मंशियात जो है जिसमें हेरोइन और ये क्या कहते हैं वो आइस, ये तो एक डिफरेंट वो नशा है। इसमें तो बहुत हैं लोग, लेकिन एक नया नशा जो है जो लोगों को दीमक की तरह मजीद खा रहा है, वो है जो मावा और ये जो गुटखा, जो छालिया से बनी हुई चीजें हैं और सारी हैं, वो आ कहां से रही? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है। और हमें पता चला है कि वो जो जहां से जिन रास्तों से ये आते हैं, वो थाने बहुत लंबे चौड़े पैसों में बिकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े लोग शामिल हैं जो उनको छुड़ाने के काम आते हैं। ट्रक के ट्रक निकल आते हैं। और मुझे पता है कि कराची के सराउंडिंग्स में हर थाने को पता है कि कहाँ पे ये मावा बन रहा है, लेकिन उस मावे की कंपनी पे, या जहाँ पे हीरोइन बिकती है या जहाँ आइस बिकती है, बजाय उस पे छापे मारने के, वो सड़कों पे खड़े होके मजदूरों के जेब में अब लाइसेंस नहीं पूछती पुलिस, अब उनसे कुछ और नहीं पूछती, ना उनसे गन देखती है। वो देखती है कि मावा तो नहीं है इसकी जेब में, क्योंकि उसका जुर्माना बढ़ गया है तो उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। तो जब आपके मुल्क में इस तरह का निजाम हो शहरियों को लूटने का, वो पहले ही मावे के उसमें चक्कर में लग के अपनी फैमिली से कट गया है। वो फैमिली जो पैसे उसको घर पे देने चाहिए वो मावे में दे रहा है। या वो इस तरह के जो नशे हैं जो कि रोजाना खाने के, हर एक का देखिए मुंह भरा हुआ है। और आप चले जाएं हॉस्पिटल में तो लोगों को जो मुंह का कैंसर हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। लेकिन वो लगे हुए क्योंकि एक इल्लत पड़ जाए तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी जो एजेंसियां हैं, अब देखें ना, एएनएफ है। एएनएफ हमारी बहुत बड़ी एजेंसी है, और उसका उसके जो हेड होते हैं वो सर्विंग आर्मी के जनरल होते हैं। यस ऑफ कोर्स। और कराची में 3 रास्ते हैं अंदर आने के। वो कैसे ये हेरोइन और ट्रकों के ट्रक जो है इसके छालिया के और मावे के और ये आ जाते हैं, और आइस भी आ जाती है, हेरोइन भी आ जाती है। फिर इसी तरह हमारा जो कोस्ट गार्ड है उसका हेड भी जो है वो सर्विंग जो है ना आर्मी के पर्सन होते हैं, जनरल होते हैं। तो वो समंदर के रास्ते से कैसे आ जाता है? ये जो छोटी मोटी पकड़ाई है, ये कोई, इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। हम समझते हैं ये एक्शन ही कोई नहीं है। और हमारी हुकूमतें भी बेबस हैं, क्योंकि इन जगहों पे सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत पावरफुल लोग हैं। और फिर जो मंशियात फरोश हैं वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। उनके पास असला भी बहुत है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं सारी, जो एएनएफ के पास भी नहीं होंगी, ना कोस्ट गार्ड के पास होगी। तो ये मुझे नहीं लग रहा जब तक कि इसको आप नेशनल इमरजेंसी क्रिएट नहीं करेंगे। इस हवाले से मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को मिलके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए मंशियात के खिलाफ।
जी ताकि हम अपने नौजवानों को बचा सकें। ये हमारा असासा है जी ये लोग हमारे असासा हैं। अब तो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में भी ये जबान ज़द-ए-आम है जी कि आइस का नशा लोग कर रहे होते हैं बिल्कुल या हेरोइन का नशा कर रहे बिल्कुल। होते मेरे पास हैं। डॉक्टर और फिजा बैठी हुई है, वो यही बता रही थी कि जो पाकिस्तान की सबसे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, उनके पास उस यूनिवर्सिटी की पेशेंट्स आई हैं। मैं अब क्या बिल्कुल बताऊं सही कह रही है वो। जी ये तो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जी 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 ये तो देखें उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना। आई एम रियली फीलिंग गुड कि उन्होंने ये सारी बातें शेयर की हैं। जी। मेरे गुजारिश करने पे हालांकि वो थोड़ा घबरा गई, मैंने कहा नहीं ये बात करें ताकि वो बच्चे। उनको बोले आपका वकील मौजूद है। अच्छा आप बोले जब उनको जरूरत हो वकील मौजूद है। अच्छा जी चलें जबरदस्त। हाँ तो और क्या कुछ कहेंगे सर ये एग्जिट पॉइंट और एंट्रेंस पॉइंट्स के बारे में, कराची के बारे में कि किस लेकिन तरह मैंने से। तो उससे पूरी, मेरा ख्याल है कि छोटी सी बात में मैंने पूरी बात की है। जी बिल्कुल कर दिया और आपने। मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ कि एक दफा मैं हाईकोर्ट में बैठा हुआ था, आज से 10-15 साल पुरानी बात है। जी तो एक आईजी थे, उनको बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो ये सुना है कि जहाँ क्राइम ना होता हो वहां थाना खोल दो, क्राइम शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम शुरू हो जाएगा। अच्छा और ये आपको पता है कि हर थाने के पास जी ऐसे लोग होते हैं रेकी करने वाले कि उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। जी ऐसा थानेदार ही कोई नहीं हो सकता एसएचओ जिसको ये ना पता हो कि उसके इलाके में अगर मंशियात बिक रही है, जुआ हो रहा है या कोई ऐसा उल्टा काम हो रहा है और वो उसकी नजर से हट जाए। ऐसा हो नहीं सकता। जी जी बिल्कुल तो जिम्मेदार सबसे बड़े तो वही हैं, बिल्कुल जी एसएचओ हैं, जिम्मेदार एसएसपी हैं, जी जिम्मेदार एएनएफ के इंस्पेक्टर्स हैं, जिम्मेदार कोस्ट गार्ड के इंस्पेक्टर्स हैं और उनके बड़े हैं। तो ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जी और इनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दफा ऐसी चीजें हुई हैं, मैंने बैठे हुए सुना है कि जब इनको कहा था कि भाई आप बताएं कितने रास्ते जो है वो कराची में आने के, तो 3 रास्ते, एक जो कोयटा का रास्ता आ रहा है वो फिर पूरे बलूचिस्तान का रास्ता है, सही एक जो है नेशनल हाईवे और एक सुपर हाईवे, बस 3 रास्ते और बाकी समंदर के रास्ते। तो इन 4 जगहों से कराची में तो मंशियात नहीं बनती। जी बिल्कुल कराची में कुछ भी नहीं बनता, ना छालिया होती है, ना मावा होता है, ना आइस होती है, ना हेरोइन होती है, सब बाहर से आती है। बिल्कुल बेशक बिल्कुल सब बाहर से आते इसके हैं। जिम्मेदार कौन है? जिनके पास अथॉरिटी है, जिनकी जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पीए को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए मंशियात के हवाले से, और इसके ऊपर बहुत संजीदगी से काम होना चाहिए। लेकिन मैं बहरहाल एक और बात भी आपको बताऊं जी कि मैं डॉक्टर सलाउद्दीन की एफर्ट्स को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो इस पे हर साल चीजें करते हैं और रेगुलर करते रहते हैं और लोगों को हेल्प आउट भी करते हैं, और बहुत सारे और भी होंगे, डॉक्टर साहबा बैठी हैं वो भी कर रहे होंगे। जी जी इन सबको भी इकट्ठे होने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इनको आपने बहुत अच्छी बात की कि नो voice- कॉम्प्रोमाइज ऑन ड्रग्स। वन वॉइस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से यही लीडरशिप है, इन्हीं को लीडरशिप लेनी चाहिए। हम इनके पीछे हैं। जी जहाँ हमारी जरूरत है, कोई कोर्ट में नहीं नहीं करना है, ज़ियावान कोई- साहब आप फ्रंट लाइन पर आए। जो बातें आप कर रहे हैं वो बातें ये लोग नहीं कर सकते हैं जो बातें इस वक्त आप कर रहे हैं, जो बातें आप कर सकते हैं। आपको सारे तो लोग जमा शेल्टर है हों। जी। नहीं, वो खुद फ्रंट लाइन के लोग हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये कि सब जमा हो तो फिर हम आगे चीजें कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल, अब तो जमा होना पड़ेगा और हम भी आवाज आप लोगों की आगे जिस तक तरह ले आपका जाने की चैनल कोशिश कर कर रहा रहे है, हैं। इस तरह बाकी नेशनल चैनल्स को भी इसी तरह चीजों को करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया ज़ियावान साहब आपका, और इंशाल्लाह जरूर आपको किसी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और मजीद इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। तो डॉक्टर साहब आपने सुना कि क्या कुछ बात अभी हुई, तो उस बारे में आप कुछ जी मैं एक तो ये है कि मावा और ये जो है छालिया ये बनता है यहाँ पे। जी सारे जगह यही बन रहा है। बिल्कुल जी बन रहा है, क्योंकि जहाँ मैं पहले कोस्टल एरिया में काम कर रही थी तो वहाँ उनकी फैक्ट्रीज होती थी। अच्छा हाँ, तो वो तो सारे गुटखा और ये सारी चीजें बच्चा भी खाता था, इतना सा बच्चा भी, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए भी मुंह में डाल देना। तो वो तो मुझे पता है कि यहाँ चीजें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती। मावा स्पेशली ये। दूसरा ये कि हमें अंडरस्टैंड एक चीज और भी करनी है कि देखिए हेड है, सही है ना, हेड कुछ नहीं होता जब तक उसकी टीम सही ना हो। जी बिल्कुल सही है ना, मैं अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ तो मुझे टीम चाहिए ना, और टीम के अंदर जो है व्हाई इज सो
कितना डिस्ट्रेस्ड है कि वो ऐसी हरकतें मतलब इनको फैसिलिटेट करें। तो हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए कि व्हाई एवरीबॉडी इज डूइंग दिस, ठीक है ना। एक तो जो मुझे नजर आ रहा है कि पावर्टी, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना उनको, जी बिल्कुल। तो एक तो पावर्टी, मुझे जो लग रहा है कि पावर्टी जो है ना आपका रूट कॉज है, ठीक है ना। आप हिट करें, हाँ रूट कॉज है ना कि आप, मैंने कहा ना उसकी कैटेगराइजेशन, फ्रस्ट्रेशन भी है, हाँ वही तो कह रही हूँ ना, कैटेगराइजेशन है ना कि ऊपर क्रॉसिटी भी है, पीयर प्रेशर भी है, फिर नीचे ये है पावर्टी। और ये चीज देखे ना, एक पुलिस वाला फर्ज कर ले, उसकी कितनी सैलरी होगी? 40,000। 40। अब उसके बच्चे तो नहीं पढ़ा पाएगा ना, तो वो इधर उधर की हरकतें ही करेगा ना। सही है ना। हर मतलब देखे, जो पैदा होता है माँ के पेट से तो बिल्कुल इनोसेंट होता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो जो आपके सोशल फैक्टर हैं, ये चीजें हैं, वो आपको ऐसा बनाती हैं। सही है ना। और लीडर्स के साथ जो टीम है ना, अगर उसकी नहीं होगी तो लीडर कुछ नहीं कर सकता। सही जी, सही सही है ना। और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मैं आपको अपने एक क्लिनिक के एग्जांपल देती हूँ। मैं बैठी थी तो एक पेशेंट आके मुझसे लड़ने लग गया, कहता है आपने पैसे ले लिए और मुझे नहीं देख रही। मैंने कहा मैंने पैसे ले लिए? कह रही वो आपकी जो आया बाहर खड़ी है, उसने मुझे से अंदर जाने के अच्छा, अंदर जाने के पैसे लिए। अब आप देखे ना। तो मतलब उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही, उसने कहा तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें पहले भेज देती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो एक आप पीछे पहले रिश्वत जो लेता था उसको कितना बुरा समझते थे। आज से अगर मैं अपनी यंग एज पे जाऊं, अब वो कहते हैं कि नहीं ये एक परसेंटेज है, अब तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस हो गई। 20 साल तक अगर कोई चीज 15 साल तक प्रैक्टिस करते हैं ना एक ही चीज, तो वो कल्चर का हिस्सा बन जाती है। तो अब ये चीजें जो है ना ये हिस्सा बन गई है, ठीक है। दूसरा जो बात कहना चाह रही हूँ, देखें सऊदी अरब में तो नहीं एडिक्शन हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कानून बहुत सख्त है, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई का है जी। आप समझ लें, सप्लाई भी है और डिमांड भी क्रिएट हुई है। तो आपको दोनों चीजों पे रखना होगा। ड्रग एडिक्ट ऐसे छोड़ नहीं सकता ना, अगर आप बंद कर दें तो वो जो ले रहा था उसका क्या हाल होगा, उसके लिए क्या होगा? सही, उसके लिए भी तो कुछ हेल्प चाहिए होगी ना। बिल्कुल डेफिनेटली। तो फिर आपको सिस्टम में वो रिहैब सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, ताकि जो देखें उसमें ये है प्रिवेंटिव, एक तो प्रिवेंटिव है और एक जो ले रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें जी। दो ही चीजें आ रही है ना हमारे पास। रिहैब है, जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको हेल्प चाहिए ना। आपने ड्रग्स बंद कर दी, ठीक है, कुछ नहीं आया, वो बहुत जरूरी है जो कि हम समझ, लेकिन जो ऑलरेडी ले रहे हैं उनको कैसे हेल्प आउट करोगे, ठीक है। और प्रिवेंटिव में क्या करोगे? मैं एज ए डॉक्टर बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि ना लो, नशे का ये नुकसान होता नहीं, वो नहीं रुकते ना, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी इतनी हो गई है। तो उसके लिए एक रिहैब सेंटर्स बहुत सारे होने चाहिए। और दूसरा जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जो मेरी फीलिंग है, मैं अपने मतलब कोई क्लैश भी लोग कर सकते हैं, कि मैं ये समझती हूँ जिन्होंने ड्रग्स को ओवरकम किया है, कोई नशा कर रहा था उसको ओवरकम किया, वो एम्बेसडर होना चाहिए आपका। वो मोटिवेट कर सकता है। वो मोटिवेट नहीं, बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम वगैरह बनाया गया है और वीनस टीवी ने भी इस पे बड़ा अपना रोल प्ले किया है। और स्पेशली यूनिवर्सिटी में एम्बेसडर्स जो हैं बनाए हैं, वो बहुत जरूरी है। जिसने तो मैं अभी ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर फिजा यास्मीन से हम बात करेंगे जी। हाँ जी डॉक्टर साहिबा, तो आप कुछ फरमा रही थी, बता रही थी। अच्छा, ये आप इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगी कि आप भी देखेंगे अगर लम्स के स्टूडेंट या और बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई बड़े नशे ले रहे हैं, जो छोटी यूनिवर्सिटीज के, जो छोटे तबके के, वो छोटे नशे कर रहे हैं, ये भी इसमें कैटेगराइज हुई है? कि कैटेगराइजेशन है इसमें भी क्या? देखें, अवेलेबिलिटी की बात है, और दूसरा आपके फाइनेंस है, आपके पास पैसे कितने, कौन सी चीज सस्ती मिल रही है वो ले लेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि ये समझने की जरूरत है, एक होती है ड्रग अब्यूज और एक होती है एडिक्शन। सही, अब्यूज तो हम ट्रंकुलाइजर भी कर सकते हैं ना, कि जो आप ऐसी दवाइयां ले लें, जो वो डोज ले लें जो कि हार्मफुल हो आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही है ना, वो ड्रग अब्यूज में आ जाए। और जो एडिक्शन होती है वो ब्रेन के चेंजेस कर देती है। सही,
ग्रेजुअली जाके आपका ब्रेन को डैमेज कर रही होती है, वो इट्स इलनेस हो जाती है फिर ना, ब्रेन इलनेस हो जाती है ना। ठीक है, अब्यूज की तरफ तो बहुत सारे लोग हैं, एडिक्शन ग्रेजुअली ये लोग भी एडिक्शन ही की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम है, स्लोली उसके तरफ चले जाएंगे, स्लोली स्लोली चले जाएंगे। तो अब इसमें ये है कि हम टीनएजर्स को बचाना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उनका जो ब्रेन मैच्योर होता है वो मिड 20s में जाके होता है, फ्रंटल लोब स्पेशली प्री फ्रंटल लोब, ठीक है। अच्छा। तो वो डैमेज हो जाएगा, तो प्री फ्रंटल लोब डैमेज हो जाता है। प्री फ्रंटल लोब के डैमेज होने से क्या नुकसान होते हैं? वो उसकी जजमेंट, उसकी रीजनिंग, उसकी सारी चीजें जो आप रैशनलाइज करते हैं वो प्री फ्रंटल लोब से कर रहे होते हैं ना, रीजनिंग, तो वो नहीं हो पाएगी ना। तो आप सोचें आपकी कॉम क्या हो जाएगी। अच्छा। ना उसको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, चीजों को ना जज कर पाएगा सही से। अच्छा, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा का जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जी जी, वो तो उसमें आ जाता है ना हाइंड ब्रेन में, मतलब बैक पीछे हुआ ब्रेन, वो उसमें रेस्पिरेटर, उसमें कोई रोल नहीं है मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो जो है जब आपका विड्रॉल हो रहा होता है ना जी, उसमें रोल है उसका, उसमें रोल है। हाँ, विड्रॉल बड़ा सीवियर होता है। मैंने एक लड़की को देखा अपने, वो कोकेन ले रही थी। अच्छा। और जब उसका विड्रॉल हुआ कि मैं, आपने वो फिल्म देखी है ना एग्जॉर्सिस्ट, उसकी जबान यहाँ थी। अच्छा। मतलब इतना सीवियर विड्रॉल हो रहा था उसको कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना इसको मतलब प्रॉब्लम आ रहा है उसके साथ। तो विड्रॉल भी बहुत सीवियर होता है, बहुत सीवियर होता है ना, कि उसको आप उसको हेल्प देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कभी मैंने रिसेंटली किसी मीटिंग में देखा, उन्होंने कहा, जिनके साथ मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ एक्चुअली, उन्होंने कहा कि हम जो है, जो विड्रॉल हो रहा होता है ना, हम उसमें मेडिसिन नहीं देते, हम उसको पानी के टैंक में बिठा देते हैं। अच्छा, सही है। और वो 3 दिन के बाद, 4 दिन बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिसिन। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इसके ऊपर तो रिसर्च होनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो गरीब कंट्री हैं। अगर इससे जो डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद मेरे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मतलब इसको देखना चाहिए कि वाकई इससे कुछ असर होता है। सही। क्योंकि हमें तो देखें, हमें लोकल सोल्यूशन भी ढूंढने हैं ना, अपनी कंट्री के हिसाब से देखना है ना कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे गरीब लोग हैं, वो, हाँ, उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, वहां तक कौन पहुंचेगा, उनको कौन अवेयरनेस देगा। कॉलेजेस, हर बच्चा देखे ना, कॉलेज स्टूडेंट नहीं जा रहे जी। गुर्बत को अगर आप देखते हैं तो आपके तो 50% गरीब लोग हैं, और उनमें से भी 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है ना। तो वो बच्चों का क्या होगा? ओवरऑल पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ जी जी, 2 नहीं, 2 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है। उसकी वजह से और ज्यादा तादाद बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, इससे भी बढ़ गई। तो कहती है हमारे 20,000 स्कूल जो हैं वो फ्लड में बह गए हैं ना। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर उन बच्चों का क्या होगा? वो कुछ यूएसएड ने प्रोग्राम वगैरह आउट ऑफ स्पीड, हाँ, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का रखा के प्रोग्राम वगैरह डिजाइन किए, लेकिन वो भी उस हद तक इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम, आपको पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो पेपर्स की हद तक तो बनते हैं, पेपर से मौजूद होते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे आप जाके तलाश करते हो। जहाँ मैं इस वक्त पार्ट टाइम कर रही हूँ, पिल्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूट, उन्होंने पूरी ड्रग एडिक्शन के ऊपर पॉलिसी बनाई है, और पिछली गवर्नमेंट के साथ उसको अप्रूव भी कराया था कि किस तरह से एक एक चीज के ऊपर उन्होंने वर्क किया हुआ है। लेकिन बात वही है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, सारा मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और उसका आउटकम कैसे मेजर होगा ना। इम्प्लीमेंट, इसमें जो है, इससे इंटेग्रेटेड अप्रोच है। अकेला साइकाइट्रिस्ट नहीं कर सकता जी, अकेले पुलिस वाले नहीं कर सकते, सारों ने मिलके करना है, है ना। इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी तो काम होगा, वरना अकेले नहीं हो सकता। जी जी, सही है। सबको मिल इंटीग्रेटेड अप्रोच में आपकी जुडिशरी भी होनी चाहिए, सारे होने चाहिए, आपकी वकला बिरादरी भी होनी चाहिए जी, सब होना चाहिए, भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ड्रग एडिक्शन वाले अमूमन जराइम करते हैं जी, बिल्कुल, अपनी ड्रग्स को लेने के लिए, ठीक है, जराइम करते हैं वो अपना। तो उसमें मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी बीवियां बेच दी, अच्छा, ड्रग्स के लिए। अच्छा, सही है। तो वो मतलब उनको होश नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। हाँ, अभी आपको पता है, अभी जो हुआ है प्रॉब्लम, ये हम हीट स्ट्रोक जिनसे लोग डेथ हुई, उनमें से मेजॉरिटी ड्रग एडिक्ट्स हैं, उसमें मरने वाले, हाँ, ज्यादातर, क्योंकि उनको होश नहीं है, हीट का कोई वो पता ही नहीं चल रहा, गर्मी से
ज्यादातर ये लोग हाँ, नहीं। ज्यादातर ये लोग मरे हैं जो ड्रग्स ले रहे थे। बिल्कुल तो अब उनका एक वैसे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपका जो सिस्टम, सारे सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, आपके। तो वो ग्रेजुअली हर इलनेस को कैच करते हैं, तो फिर वो रेजिस्टेंस कम होकर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर सामीन सुनने वाले और देखने वालों को मैं कहूंगी, मदर्स को स्पेशली, अपने बच्चों कोई मैसेज है जल्दी से कोई? जी, मैं यही उनसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, कि उनके बिहेवियर चेंजेस को ऑब्जर्व करें, कि उनके बिहेवियर, इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्टिव बिहेवियर, यानी कि बच्चा पहले था, अब स्कूल से एब्सेंट हो रहा है, बाथरूम में बहुत देर लगा रहा है, उसके कपड़ों पे हल्के हल्के वो जैसे निशान नहीं होते जले के, वो नजर आ रहे हैं, और उसके अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, लोनली रह रहा है, तो उसके बिहेवियर चेंजेस इज अ इंडिकेटर, कि बिहेवियर चेंज इज इंडिकेटर कहीं। और इसके लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कहती हूँ कि टीचर्स को टीओटी कराएं, कि वो बच्चों में, स्टूडेंट्स में पहचान कर सकें कि ये बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है। टीओटी? हाँ, ट्रेनर ऑफ अ ट्रेनर्स ना, कि वो उनको कराएं ताकि वो कर सकें। और स्कूल में जो अवेयरनेस सेशन कराएं, क्योंकि टीचर इज द बेस्ट, एक माँ है और एक टीचर है जो यूथ को संभालेगी। यही दो है ना, कि घर में अगर और माँ बाप दोनों में अगर आपस में मोहब्बत प्यार होगा तो बच्चा सेटिस्फाइड होगा, इनसिक्योर नहीं होगा। अब बात ये है कि वो आपस में प्यार कैसे होगा जब घर में खर्चा ही नहीं है, हस्बैंड ला के नहीं दे रहा पैसे, तो वो लड़ेंगे ना आपस में, तो बच्चा कितना इनसिक्योर होगा। जी बिल्कुल। तो ये जो है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें घूम के वहां आती हैं, आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोग मंशियात के लानत से दूर रहें। और लोग इसी मतलब तभी आते हैं जब उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है, तभी। मैंने कहा ना कि नीचे का तो यही प्रॉब्लम है, दरमियान का भी यही प्रॉब्लम, ऊपर वालों का क्यूरियोसिटी और हाई होना, कि जैसे एक्टेसी लिया, वो डिफरेंट है, उनका डिफरेंट क्लास है, हर क्लास की अपनी प्रायोरिटीज हैं। हाँ, तो ये इस तरह से डायनामिक्स हैं, यानी कि ये समझ रहे कि अपनी डायनामिक्स हैं उनकी। और फैमिली जो है ना, जो कहते हैं ना डिस्टर्ब फैमिली, उसमें ड्रग एडिक्शन का बहुत चांस होता है। डिस्टर्ब फैमिली में ड्रग एडिक्शन का चांस होता है। जो फैमिली डायनामिक्स हम इसको बोलते हैं, जिनकी फैमिली डायनामिक्स डिस्टर्ब होती है ना घर की, उनमें चांसेस होते हैं ना कि बच्चा लोनली हो रहा है, उसको ड्रग से सुकून मिल रहा है, तो उसका भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। तो माओ को हमें, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग रोल जो है ना, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, वहां से शुरू करना चाहिए। हाँ, पेरेंटिंग से फॉर अ प्रिवेंटिव मेजर, हमने कहा ना। और रिहैब सेंटर्स बहुत होने चाहिए, रिहैब सेंटर की तादाद बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अच्छा, अब मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में नौजवानों के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, और पाकिस्तान की इस वक्त 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है उस वजह से कि उनको एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा, उनके लिए रोजगार के मौके मैसर नहीं है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इन मसाइल को हुकूमत ने किसी तरह से कंट्रोल करना होगा, और अगर ये मसाइल कंट्रोल हो जाते हैं तो शायद लोगों में मंशियात का इस्तेमाल भी कम हो सके, क्योंकि मंशियात का इस्तेमाल हमारे जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसमें ज़्यादा तब देखने में आता है कि जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है या महरूमी का शिकार होते हैं। और आप तमाम लोगों से, इस प्रोग्राम की तवज्जो से भी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है उसकी कामयाबी के लिए आप लोग तमाम दुआएं करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है वो किसी हद तक हमारी बॉर्डर्स की जो निगहदाश्त यानी बॉर्डर्स को जो देखभाल है उसको किसी हद तक बेहतर बनाने के लिए है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। और पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट अनासिर जो मुल्क में दाखिल हो जाते हैं हमारे ये पाक अफगान बॉर्डर के ज़रिए, क्योंकि ज़्यादातर जो नशा और नशे से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते ही पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, या कुछ थोड़ी बहुत सी रूट के ज़रिए भी दाखिल होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर हमारी जो पाक अफगान बॉर्डर है अगर वो किसी हद तक सील हो जाए और वहाँ पर सही तौर पर देखभाल की जाए तो शायद पाकिस्तान में मंशियात की जो आमदोरफ्त है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सके। तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर ज़रूर बात होगी आप लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।